सुप्रभात बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बसंत भाग 3 पुस्तक से संबंधित पाठ संख्या 10 कामचोर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कामचोर नामक जो पाठ है वह एक हास्य व्यंग्य विधा की रचना है। हास्य व्यंग्य होती क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह किसी भी कुरीति को या किसी के गलत कार्यों को उसको इस प्रकार से बताना, इस प्रकार से सूचित करना कि वह व्यक्ति उस गलत कार्य को समझ भी जाए और अपनी गलती को सुधार भी ले, लेकिन उसके बदले वह क्रोधित ना हो, वह आप पर इस तरह का कोई आक्षेप ना लगाए कि आपने उसकी खिल्ली उड़ाई। तो यह इस विधा की यही विशेषता है कि इसमें जो कवि होता है अथवा जो लेखक होता है वह अपनी बातों को हंसाते हुए कह देता है, जिससे सामने वाले की गलती उसे पता हो जाती है और वह यथासंभव अपनी गलतियों को सुधार करता है। प्रस्तुत पाठ की जो कहानी का आधार है वह हमारे समाज में प्रचलित एक तरह की परंपरा का ऊपर कुठार आघात है, अर्थात वह उस परंपरा पर कहीं न कहीं एक प्रकार से चोट करती है, जहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत अधिक होने का एक वह माना जाता है कि भाई घर में बच्चे जितना अधिक होंगे उतनी ही अच्छी होती है। और इसके माध्यम से इस्मत चुगताई जी ने जो कि यह संदेश दिया हुआ है कि जिस परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है, अगर उनमें अनुशासन की कमी हो तो वह कहीं न कहीं घर में दुखद यंत्रणा के लायक हो जाते हैं। घर का सारा माहौल सकारात्मक के बदले में नकारात्मक हो जाता है। हास्य की जो व्यंग्य विधा है, इसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं एक छोटी सी वीडियो। वैसे भी हरियाणा में प्रेम तो ब्याह के बाद ही होता है जी। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। महिला पुरुष का औसत भी सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है सर। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। सुधर तो गया पर ठीक थोड़ी हुआ। औसत तो गड़बड़ अभी भी सबसे ज्यादा वही है। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला, यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं, ये तकलीफ है जी हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने देखा तो इसमें कहीं न कहीं हमारे समाज में भ्रूण हत्या, नारियों के प्रति जो एक दृष्टिकोण समाज में बनी हुई है, उसके ऊपर कवि अरुण जैमिनी जी ने बहुत ही अच्छा एक कुठाराघात किया है। और अपने हास्य के माध्यम से उन्होंने इस पर भी व्यंग्य किया है कि जिस प्रदेश की सबसे कम लिंगानुपात महिलाओं की है, उस प्रदेश की सबसे अधिक एथलीट भी हैं। भारत में अगर आप ओलंपिक देखिए या किसी भी प्रकार का खेल देखिए, महिलाओं की सबसे अधिक संख्या अगर किसी प्रदेश में है तो वह हरियाणा में है। और यह विडंबना ही है कि उसी हरियाणा प्रदेश में कहीं न कहीं महिलाओं की संख्या पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक कम है। सर्वाधिक कम अगर किसी जगह पर लिंगानुपात है तो वह हरियाणा में है। और अरुण जैमिनी जी ने अपनी हास्य कला के माध्यम से इस बात पर कितनी अच्छी वो बताई हुई है। ठीक वैसा ही यहाँ पर इस्मत चुगताई जी ने, जिनका जन्म बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ था 21 अगस्त 1915 को, वह भारत से उर्दू की एक लेखिका थी। इन्हें इस्मत आपा के नाम से भी जाना जाता है। ये उर्दू साहित्य की सबसे अधिक विवादास्पद और सर्वप्रमुख लेखिका थी। विवादास्पद इसी मामले में थी कि जैसा आपने पाठ में देखा हुआ है कि एक धर्म विशेष के ऊपर इन्होंने उसकी बुराइयों आप कहिए या उसकी अच्छाइयाँ कहिए, उस पर इन्होंने अपना लेखनी चलाई हुई है, जिससे उस मध्यवर्गीय मुस्लिम तबके की दबी कुचली सकुचाई और कुम्हलाई जो बच्चियां हैं, जो वहाँ की लड़कियां हैं, उनकी मनोदशा का पूर्ण उपयोग इन्होंने अपनी कहानियों में या उर्दू के उपन्यासों में की हुई है।
प्रस्तुत पाठ में भी इन्होंने अपनी लेखनी कहीं न कहीं समाज में बढ़ रही इस प्रकार की विसंगति के ऊपर ही चलाई हुई है। अब हम प्यारे बच्चों अपने मूल पाठ की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 10 कामचोर। कामचोर शब्द में अगर आप समास देखेंगे तो काम से जी चुराने वाले को ही कामचोर कहते हैं, और यह एक प्रकार का सामासिक पद भी है। अब हम इसको पंक्ति से पंक्ति तक का वाचन करते चलेंगे, और आप सभी से आग्रह है कि आप लोग इस कर्सर के माध्यम से इसे ध्यानपूर्वक देखते चलें। यथा अवसर हम आप लोगों को काठिन्य निवारण भी कराते चलेंगे, अर्थात जो कठिन शब्द हैं उसका हम अर्थ भी बताते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, काम चोर कहीं के। कहने का अर्थ यह है कि इस पूरे प्रकरण में सबसे प्रमुख बात जो हुई वह यह हुआ कि घर में वाद विवाद हुआ, मतलब विचार विमर्श हुआ कि इन बच्चों को एक आदत हो गई है कि ये काम से जी चुराने लगे हैं, यहाँ तक कि ये खुद से हिलकर पानी भी नहीं पीते। हिलकर पानी ना पीना एक मुहावरा है, इसका मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति या कोई भी कुछ भी कार्य ना करे, उसे कहते हैं हिलकर पानी भी नहीं पीना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ कि विचार विमर्श के उपरांत घर के नौकरों को निकाल दिया गया, और उसका कारण ये था कि बच्चों का आलसपन, बच्चों में काम करने की आदत का ना होना। अब घर के लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में काम करने की आदत डाली जाए। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो चिन्ह है, ये जो दो आप कामा या इन्वर्टेड कामा कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं उद्धरण चिन्ह, और यह दो तरह से होते हैं। अगर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात किसी की नाम लिखना होता है तो वहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग किया होता है। यहाँ पर आप देखोगे दो है, एक और दो। लेकिन जब किसी के नाम को हो, कोई पुस्तक हो या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं भी होगा तो वहाँ पर हम इकहारे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और जब किसी के कथन को जैसे कि तैसे लिखना हो तब वहाँ पर हम लोग दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन चिन्हों को कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। अब वो लोग कहते हैं कि भाई बच्चों के ऊपर कह रहे हैं कि तुम लोग इतने सारे हो और सारा दिन केवल उधम मचाते हो और कुछ करते नहीं हो, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबाएल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बच्चों ने निर्णय कर लिया कि भाई अब जब घर वाले इस तरह से हमें तंग कर रहे थे, हम भी क्या कम हैं, हम भी काम कर लेते हैं, हिल करके पानी पी लेते हैं। और उन्होंने हिल करके पानी पीने का निर्णय लिया। अब वो कहते हैं भाई हिलने डुलने में धक्के भी लग जाते हैं। कहने का अर्थ है कि बच्चों में अनुशासन की कमी थी, और वह बच्चे धक्के मुक्की करना शुरू कर दिए। और दबाइल तो थे नहीं। दबाइल का मतलब क्या होता है, किसी के वश में होना, किसी का डर होना। और जिस घर में माता पिता का डर जिस संतान को नहीं होगी, वह संतान हमेशा उधम ही मचाएगी। इस प्रकार से वो कहते हैं दबाइल तो थे नहीं वो बच्चे, और इसलिए वो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए, जिसके कारण क्या हुआ, वह घर का माहौल एक घमासान युद्ध के जैसा हो गया। सुराहियाँ उधर लड़की। सुराहियाँ प्यारे बच्चों, सुराही एक होता है बर्तन, मिट्टी का घड़ा का जैसा पात्र होता है, इसका गला थोड़ा बड़ा होगा, आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे ही होता है, ये होती है सुराही। इसका जो गले की आकार होगा वो बड़ा होता है, इसी को कहते हैं सुराही। मटके आप लोग को पता है। अब इन बच्चों के अनुशासन की कमी के कारण क्या हुआ कि हर बच्चा एक दूसरे को धक्का दे रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है, जिससे सुराहियाँ लुढ़क गई, मतलब गिर गई, और मटके भी इधर उधर बिखर गए, और वह पानी किसी के हिस्से नहीं आया। बाकी सारे के कपड़े जो थे वो भीग गए, वो अलग हुआ। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब अम्मा जी को देख करके क्रोध आया होगा, बच्चे तो इस तरह से कर रहे हैं।
करेंगे कैसे नहीं। देखो यहाँ पर जो चिन्ह आपको दिख रहे हैं भाववाचक है, करेंगे कैसे नहीं, ये प्रश्नवाचक नहीं है बल्कि ये भाव बता रहा है, इसलिए यहाँ पर विस्मय सूचक या आप कहिए भाववाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अब यह कहीं ना कहीं अम्मा ने उनको धमकी दिया। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान बेटा एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है कि किसी भी शासन या सत्ता का निरंकुश आदेश हो जाना, उसका प्रभाव जनता पर क्या पड़ेगा उससे उस सरकार या सत्ता का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कहते हैं शाही फरमान। शाही फरमान मतलब एक समय हमारे यहाँ राजा लोगों की जो शासन सत्ता हुआ करती थी, उनके जो आदेश होते थे उसी को कहते थे शाही फरमान। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी। बच्चे कहते हैं भाई हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, आप काम बताइए, खाना क्यों बंद कर रहे हैं। दुहाई देना आपको पता ही है, भाई हम तो तैयार हैं, जैसे आप लोगों को काम नोटबुक चेक करने की अगर कहा तो भाई नोटबुक चेक कराइए, तो आप क्या कहते हैं, हमने तो काम पूरा कर दिया, है ना। वैसे ही बच्चे यहाँ पर भी कह रहे हैं भाई हम तो काम करने को तैयार हैं, आप काम तो बताइए। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब अम्मा ने वहाँ पर इनको बोल दिया भाई काम बहुत सारी है, ये दरी पड़ी हुई है बड़ी मैली कुचैली सी, इसको साफ़ कर लो, आंगन में कूड़ा पड़ा हुआ उसको साफ़ कर दो, और इसके पेड़ों में पानी दे दो। इसका ये मतलब ये भी नहीं है कि आप लोगों से फ्री काम कराया जाएगा, बल्कि उसके बदले कोई ना कोई आपको उपहार भी दिए जाएंगे, कुछ पैसे दिए जाएंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। अब यहाँ पर देखिए ये जो चिन्ह है इसका मतलब होता है आगे की जो बात कहती है, आगे जो भी बात रही हो। हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। जैसे ही अब्बा जी ने बताया कि भाई तुम लोग ऐसे काम कर लो, पैसे मिलेंगे इन सब के, अम्मा ने यह बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा, हो खुदा के लिए नहीं करना ऐसा, घर में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आने का अर्थ होता है कि अकस्मात कोई घटना का घटित हो जाना। याचना मतलब होता मांगना। अम्मा उनका मम्मी को कहने का एक शब्द है। याचना करने का अर्थ होता है मांगना, जो मांगता है उसको कहते हैं याचक, और मांगने की क्रिया का नाम है याचना। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। तुल जाने का मतलब होता है प्यारे बच्चों काम करने के लिए तैयार हो जाना। एक दिन फरसी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब फरसी दरी की विशेषता क्या है, ऐसी दरी जो फर्श पर बिछाई जाती हो उसे कहते हैं फरसी दरी। अब उन बच्चों ने चारों कोनों से पकड़ करके उसे झटकना शुरू कर दिया। दो चार लकड़ियां लेकर के धुआंधार मतलब जोरदार पिटाई शुरू कर दी। इसकी चटाई की डंडे से लेकर के उसको पीटना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो कि दरी की जो कीचड़ है, जो मैली हुई है, जो धूल मिट्टी है वो झड़ जाए। सारा घर धूल से अट गया। धूल से अटने का अर्थ होता है कि पूरी तरह से जो धूल थी वो घर में ही भर गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम मतलब आपको पता ही है कि जो निरंतर कोई कार्य करता हो और उसमें साहस ना रह जाए या फिर काम करने की इच्छा ना रहे उसे कहते हैं बेदम। बे उपसर्ग है, दम मूल शब्द है। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो बच्चों ने दो तीन काम तो कर लिए। पहला काम तो हो गया भाई पानी पीने का, दूसरा काम हो गया कि चटाई साफ़ करने की, दरी साफ़ करने की, वो भी नहीं हुआ। उसका नतीजा क्या निकला, सारी जो धूल मिट्टी थी वह आ गई उनके घरों में, सबके नाकों में आँखों में घुस गई। अब बच्चों ने तुरंत क्या किया कि भाई हम लोग झाड़ू देने का मतलब साफ सफाई करने का फैसला कर लिया। आगे झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर पल भर में ही झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अर्थात जो झाड़ू थे उसकी एक एक तीलियां बच्चों ने उड़ा दिए।
बच्चे ज़्यादा थे, झाड़ू सोचो इतने बच्चे थे कि झाड़ू के पुर्जे पुर्जे हो गए, एक बच्चे के हाथ में भी नहीं रहा। इसका मतलब क्या है बच्चों की, जितना भी हद तक हमने पढ़ा उसमें एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों में अनुशासन की कमी थी। कहीं ना कहीं वो उनके अंदर अपने माता पिता के प्रति एक अनुशासित होना या एक श्रद्धा का भाव उनमें नहीं था। वो जिधर भी जाते थे बिना अनुशासन के काम करने के लिए जुट जाते थे, जिसका परिणाम यह होता था कि हर काम उल्टा होता था। इसलिए कहा जाता है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत ही महत्व होता है। जितनी सीखें उसके हाथ जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। उल्टे सीधे हाथ मारने का मतलब है कि जैसे मर्जी वैसे काम करते रहना। अम्मा ने सिर पीट लिया, एक और मुहावरा आ गया। सिर पीट लेना क्या होता है? परेशान हो जाना। अब अम्मा ने बच्चों की हरकतें देखी तो उन्होंने सिर पीट लिया, मतलब वो एकदम परेशान हो गई। भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। अब बच्चे कहते हैं कि जब अम्मा ने उनको डांटना शुरू किया होगा तो क्या कहते हैं, ये बुजुर्ग लोग हैं काम करने नहीं देते, तो इंसान काम क्या करे। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब बच्चे कहते हैं कि जब हर कोई हमें टोक ही रहा है तो हम काम कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने कहते हैं भाई बच्चों को टोकना जरूरी नहीं होता, बच्चों के अनुसार। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अब बच्चों के दिमाग में एक और खुराफात आया, वो कहते हैं ओ हो तो लगता है काम गड़बड़ हमने कर दिया। पहले झाड़ू मारने से या सफाई करने से पहले उस पर पानी छिड़का जाता है जिससे धूल मिट्टी बैठ जाती है। बस फिर क्या था, यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। और जैसे बच्चों के दिमाग में यह बात आई उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़कना शुरू किया। एक तो ऐसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सोचिए उस दरी पर इन्होंने पानी छिड़का, उसका नतीजा क्या निकला कि सारी जो धूल थी वो क्या हो गई, कीचड़ हो गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब बच्चे भी हिम्मत नहीं हार रहे, वो भी निरंतर काम करने के लिए हिलकर पानी पीने की बात शुरू हुई थी। अब देखिए वो कितने काम करने के लगे। अब पेड़ों को पानी देने का भी इरादा कर लिया। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। ये सब बच्चों, आप सभी को पता है, ये सब बर्तन होते हैं, हमारे आपके दैनिक जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। डोंगे, कटोरे, ये सब बर्तनों के एक प्रकार होते हैं। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। टूट पड़ना मुहावरा है कि अचानक से किसी पर इकट्ठे ही आ जाना या अचानक से काम में जुट जाना, जो भी होता है। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठोसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ और उसके बाद बर्तन। अब आपको पता है कि पहले धक्के धक्के किए बच्चों ने, उसके बाद कुहनियाँ मतलब हाथों से उसको हटाया एक दूसरे को कि भाई पहले मैं। और जब छोटा था उस क्या करता, उसने बर्तन उठा के दे मारा होगा। उसके बाद फिर सभी ने ले बर्तन शुरू हो गई। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। और जब बच्चों ने इतनी ढेर सारी हरकतें की तो जो लोग थे, अब उसमें क्या हुआ कि जो बड़े भाई भी, ये तो छोटे छोटे हैं, इतने हैं जो तहलका मचा रखे, भी बड़े भाई बच्चे थे, बहनें भी और बच्चे थे। मामू मतलब मामा लोग। दमदार मतलब, देखिए दमदार में दार प्रत्यय है, दम मूल शब्द है जिसे हमने बेदम देखा था। ऐसी मौसियाँ जिनकी बातें बच्चे सुनते होंगे उन्हें दमदार कहा गया। फूफियों मतलब बुआ लोगों की। कुमक मतलब होता है सेना की टुकड़ी, आप इसे बटालियन कह सकते हैं। कुमक मतलब सेना की टुकड़ी। और जब इन लोगों की फौज आई तब बच्चे मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। मतलब जो बच्चों की झुंड लड़ रही थी एक दूसरे के साथ, जब इन लोगों को देखा तो वो सब भाग खड़े हुए। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चों के हिसाब से नहलवाए गए। प्यारे बच्चों, आना जो है वो क्या है, एक प्रकार की मुद्रा है। जैसे आज हम लोग रुपया प्रयोग करते हैं तो 1 रुपये में 16 आना होता है। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर 1 रुपया है तो यह 16 आना के बराबर है। तो आप कह सकते हैं 4 आना मतलब कितना हो गया, 25 पैसा। अब बच्चों की संख्या इतनी अधिक थी कि घर के नौकर कम पड़ गए उनको नहलाने के लिए। अब क्या हुआ, बंगलों से, बंगलों मतलब क्या, एक बंगला नहीं, बहुवचन है, बंगलों से
मतलब जो आसपास के बंगले थे वहाँ से नौकरों को बुलवाया गया और फिर हर बच्चे को नहलाने के लिए 4 आना हर बच्चे के हिसाब से उन नौकरों को दिया गया, तब जाके बच्चे नहलाए गए। सोचिए अगर इतने बच्चे जिस घर में रहेंगे वहाँ तो ये तो होना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए कवि लेखिका ने यहाँ पर यह कहा है कि भाई घर में उतने ही बच्चे होने चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हो, जिनमें अनुशासन हो। हम लोग कायल हो गए। कायल हो जाना मतलब क्या हो? किसी के वश में हो जाना, किसी की तारीफ करने के लिए बेबस हो जाना। कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकते, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब बच्चे सोचते भाई सचमुच ये सब काम बड़े बड़े थे, कम से कम मुर्गियां तो बंद ही कर सकते हैं, मुर्गियों को बंद कर लेते हैं बस। शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी, मतलब जो कहते हैं जो भी बांस लगा, बांस आपको पता ही है, छड़ी उन लोग बच्चों के हाथ में पड़ी, मुर्गियों को हाँकने लगे, मतलब मुर्गियों को वहाँ से उनके घर में ले जाने लगे। चल दड़बे दड़बे। दड़बा क्या होता है? दड़बा मुर्गियों का घर होता है। छोटा सा एक, जैसे आप देखोगे ना, छोटी सी एक ऐसे इस संरचना में छोटा सा घर बना देंगे और इसमें क्या कर देंगे, यहाँ से मुर्गियों को, इस दड़बे को बनाया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं जैसे हम लोग जिस घर में रहते हैं उसे मकान कहते हैं, वैसे ही मुर्गियों के घर को दड़बा कहा जाता है। चल दड़बे दड़बे, इसका मतलब क्या हुआ? चल घर में चलो, घर में चलो, है ना। तो यहाँ पर बच्चों ने शुरू कर दिया। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। ऊट पटांग यहाँ पर बच्चों होता है इसका, इसमें भी समास है और वह तत्पुरुष समास होता है। और ऊट पटांग मतलब उल्टी सीधी, इधर उधर कूदने लगी। अब बच्चे कहते हैं लगता कि मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था, वो भी नहीं घर में जा रही, दड़बे में वो जा ही नहीं रही हैं, बल्कि इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, खीर के प्याला आपको पता ही है, खीर की कटोरी पर, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी। चांदी का वर्क आप लोग को पता ही है, जो क्या होता है, एक आप कोई भी मिष्ठान देखेंगे, मिठाई देखेंगे तो उस पर क्या होता है कि चांदी की सफ़ेद सफ़ेद सी परत होती है, उसी को कहते हैं चांदी का वर्क है। तो 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया मतलब उनकी एक मौसी को शायद आया कहा जाता है, चांदी के वर्क लगा रही थी और दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। मतलब क्या हुआ? 2 मुर्गियां जो इधर उधर सब लोग भाग रही थी, हर मुर्गी, उसमें से 2 मुर्गियां उस कटोरे के ऊपर से छलांग मारते हुए निकल गई जिस पर चांदी की वर्क उनकी आया लगा रही थी। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई हैं। मतलब जो खीर था वो सब गायब, और वो कहाँ लगी? दीदी की कामदानी दुपट्टे, जो दीदी की दुपट्टा था उस पर पहुँच गई और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। मतलब जो उन्होंने धुल के अभी सिर धुल के आई होंगी, उनके सिर पर सारे खीर पड़े गए। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने से लुथड़े हुए पंजे को लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छाप मारता हुआ निकल गया। देखिए कितना घमासान मचा हुआ है। एक मुर्गा क्या हुआ? पानदान आपको पता है, पान रखने के लिए एक प्रकार का बर्तन होता है, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि आपका घरों में भी होगा, मसाले के रखने का एक टोकरी होती है या एक प्रकार का वो होता है जिसमें तमाम खाने बने होते हैं। वैसे ही पान खाने वाले जो लोग शौकिया तौर पर होते थे, वो लोग पान रखने का एक बर्तन रखते थे, उसमें चूना, कत्था, उसके लिए तंबाकू, सब इसी में रखे होते थे, उसी को कहते थे पानदान। कत्था और चूने को लगाने का काम होता पान में और उसके बाद लोग खाते थे। तो इस कत्था और चूने लुथड़े हुए, मतलब जब भाई मुर्गी उस पर कूदे पानदान में, उसमें कत्था और चूना भी था, अब उनके पंजों में लग गया और वो पंजे ले करके कहाँ भागे? अम्मा की, नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर। अब जैसी जहाँ मिल जाए मतलब क्या है? उपमा होती है जहाँ पर किसी की समानता की जाती है। दूध जैसी सफ़ेद ना, तो दूध जैसी सफ़ेद चादर मतलब क्या है? यहाँ पर उपमा है। जो चादर थी एकदम साफ सुथरे थे और उसके बाद जब मुर्गे उस पर छापे मारता हुआ निकल गया, मतलब कि उस घर में जो सफ़ेद चादर थी वह कैसी थी? एकदम साफ सुंदर। लेकिन जब मुर्गे ने पंजा मारा तो उसके क्या हाल हुए होंगे, सोच सकते हैं आप भी। आगे चलते, यह मामला यहीं पर नहीं थमा, आगे भी चल रहा है। आगे क्या है? एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी।
इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। अब देखिए यहीं पर यह नहीं थमा, जो एक मुर्गे ने तो चलो नानी अम्मा की चादर की तो जैसे छाप छोड़ दिया, उसके बाद एक मुर्गी दाल की पतीली मतलब दाल के कटोरे कह लो, दाल का बर्तन कह लो, उस पर छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में। मोरी क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले क्या होता था कि बर्तन को साफ करने के लिए एक बड़ा सा लोग गड्ढा या करते थे या फिर एक बर्तन रखते थे, जैसे आजकल का टब होता वैसे ही उसमें बर्तनों को भिगो के रखा जाता था। जिसमें बर्तन जूठे रखे जाएंगे तो उसमें गंदगी होनी ही थी। इसके लिए अब जैसे ही वह उसमें कूदी, सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो क्या कर रही थी, हाथ मुंह धो रही थी। अब देखिए हाथ समास आपने पढ़ा हुआ, हाथ और मुंह द्वंद्व समास है। और इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट। अब बेनकेल क्या, नकेल होता है प्यारे बच्चों, अब देखोगे जानवर जैसे जो ऊंट होते हैं, बैल होते हैं, उनकी नाक में रस्सी या किसी तरह से, जैसे घोड़े की आप लगाम देखोगे तो घोड़े की लगाम उसके मुंह में रखी जाती है, उसको भी नकेल ही बोलते हैं। और ऊंट हो या बैल हो, उसकी नाक में से रस्सी को निकाल करके उस पर नियंत्रण करने के लिए बनाया जाता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि वह कहीं ना कहीं चलाने के लिए एक माध्यम बनता है। अब जिस पे नकेल ही ना हो, अर्थात जिस पर कोई नियंत्रण ही ना हो, बेनकेल। अब इसमें संधि देखो, संधि की समास अगर देखो तो ये क्या हो गया, अब बेई भाव समास है, जिस पर कोई नकेल ही नहीं है, मतलब जिस पर कोई रुकावट ही नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है, चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी, कोई भी जो मुर्गी थी एक भी उनमें से दड़बे में नहीं गई। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। लगे हाथों मतलब तुरंत का तुरंत, मुहावरा है। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। सूप क्या होता है, सूप बच्चों एक प्रकार का अनाज को साफ करने का एक होता है, इसको आकार आप कहिए तो ये इस प्रकार का होता है, लकड़ी का बनता है, जिसमें हमारे घरों में लोग उसका काम करते थे, सूप का अनाज साफ करने का एक वो होता था, तो चलो उस तरह से बन गया। लेकिन आप सूप देखोगे तो सूप घरों में होते हैं, अनाज जो गांव देहातों में हमारे काम आता है उसका काम होता था यहाँ पर। तो सूप इस आकार का बनता था और इसमें अनाज को लोग सफाई के लिए प्रयोग करते थे, इसे कहते थे सूप, ये पीने वाला सूप नहीं। और सारी भीड़ें उस पर टूट पड़ी और जब टूट पड़ी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल मतलब क्या होता है, आप भेड़ों को देखोगे तो आगे देखकर बहुत कम चलती हैं। एक कहा जाता है कि अगर एक भेड़ कुएं में गिरी तो सारी की सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे कुएं में गिर जाती हैं। इसे कहते हैं अंधा अनुकरण करना, मतलब किसी के पीछे पीछे चलना, किसी के आदेश को मान लेना, जो ठीक ना हो आप उसको भी मान लेते हैं बिना विचार किए, बिना तर्क किए, उसे कहते हैं भेड़ चाल होना। अर्थात एक व्यक्ति कहीं पर कोई गलत काम कर रहा है तो लोग उसी काम को करना शुरू कर देते हैं, उसे कहा जाता है भेड़ चाल। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का, बानी नाम है का, दुपट्टा। दुपट्टा बच्चों आपको पता है ये भी क्या है, कर्मधार है, समास है, इसमें दुपट्टा दो तरह से पड़ता है, आपको भी पता है दुपट्टा दो तरह से पड़ता है, दाएं और बाएं, इसलिए इसको दुपट्टा बोलते हैं। जिस पर गोखरी, गोखरी मतलब क्या होता है, गो मतलब गाय, और गाय के पैरों या किसी पशु के आप पैरों को देखोगे ना, जैसे घोड़े की नाल जो लगाते हैं जिसमें, उसमें उसको कहते हैं खुर, जैसे हमारे पंजे को पैर के उसको बोलते हैं पैर का पंजा, वैसे इसको कहते हैं पैरों के खुर को। तो गाय खुर मतलब गो खुर मतलब गाय की खुर के जैसे ना, गोखरी। चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। मुगलानी बुआ मतलब बुआ जी का नाम है, बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती मेघनों का छिड़काव करते हुए दौड़ गई। निसंकोच मतलब जिसमें कोई संकोच ना हो। संकोच मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं पर जाते हैं, अगर नया घर है तो आप वहाँ पर थोड़ा संकोच करोगे, घर के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन आप अपनी बुआ जी के यहाँ या मामा जी के यहाँ जाते हैं तो बिना किसी संकोच के आप घर में दंदनाते चले जाते हैं, वह होता है निसंकोच। रौदती हुई मेघनों का छिड़काव करते हुए दौड़ गई। सुगंधित पदार्थ या गंध जो भी होता है उसे मेघना बोलते हैं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित इधर उधर से छापा मारकर गुजर गई हो।
अब जर्मनी की सेना का आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना काफ़ी विशाल थी, आप कहिए बहुत ताकतवर थी, और जिधर से वो जाते थे उधर वो जीतते हुए जा रही थी। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि जर्मनी की सेना के टैंकों और बमबारों जैसे भीड़ें निकली तो सारा का सारा मैदान साफ हो गया। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। अर्थात एक भेड़ जिसके मुंह पर या जिसके साथ सूप साथ साथ था, उसी के पीछे पीछे सारी भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह, मतलब क्या होता कि टूट पड़ना, एकदम अचानक से टूट पड़ना, सूंघती हुई हमला करती हुई गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। सपनों महलों की सैर करना मतलब बहुत ही सुंदर सपने देखना। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। अब सामान्य सी बात है, कोई अगर सोया हुआ होगा, आप या हम ही सोते हैं, तो अचानक से कुछ घटना होती है तो हम लोग भी चिल्ला उठते हैं। मारो मारो चीखने लगी। कौन थी? हज्जन माँ। हज्जन माँ दौड़ते फिर चिल्लाने लगी जब भेड़ें उनके ऊपर से गुजरने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। इतने में क्या हुआ कि जो भेड़ें थी अब सूप को छोड़ करके तरकारी वाली, मतलब क्या, जो सब्जी बेचने वाली महिला थी। अच्छा, पहले क्या होता था? पहले आप लोगों को पता है कि घरों में फेरी वाले आते थे, कोई कपड़े बेचने आता था। महिलाएं जो होती थी वो टोकरे में सामान लेके, सौंदर्य वाले प्रसाधन जो होते थे, मतलब जो आप क्रीम पाउडर या जो चूड़ी वगैरह देखेंगे, तो महिलाएं सिर के ऊपर टोकरा लेकर के आती थी। उसी तरह तरकारी वाली महिला थी जो सब्जियां बेच रही थी। जैसे आपके आजकल आपके सड़क के किनारे लोग बैठ करके सब्जी बेचते हैं, वैसे तब गांव में फेरी लगाने वाली महिलाएं होती थी, पुरुष होते थे, जो सिर के ऊपर टोकरा रख करके सब्जी बेचने का काम करती थी। अब भेड़ क्या की उस तरकारी वाली पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। अब उस तरकारी वाली ने देखा, सब्जी वाली ने, कि भाई भेड़ इधर आ गई। उसने सीना तान कर उठ जाना मतलब क्या होता है? तैयार हो जाना लड़ाई के लिए एकदम से। आपने कभी भेड़ को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई की तकियों को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझ कर कि आप उससे मजाक कर रहे हो, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। अब आपने भी देखा होगा भेड़ों के ऊपर एक बाल बड़े मोटे आवरण का होता है, उस पर आप चाहे जितना भी पीटिए उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से वह भेड़ों को लगता है कि आप उससे मजाक कर रहे हो और वो दुलार के चक्करों में आपके ऊपर ही चढ़ जाती है। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाही में झोंक दिया। पेट की कड़ाही मतलब क्या होता है? भूखा होना। पेट की कड़ाही मतलब वही होता है, आपने भी देखा होगा, झोंक देना मतलब कि अचानक से उसमें डाल देना। पेट की कड़ाही का यहाँ पर बड़ा ही विस्तारित, आप कहिए विस्तृत रूप में प्रयोग किया गया कि जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि खाने का स्वाद अच्छा है या बुरा है, वह उस खाने को अचानक से टूट पड़ता और भरपेट खा लेता है। इसीलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया पेट की कड़ाही। अब क्योंकि जो भेड़ें थी वो भूखी थी, तो उन्होंने जो भी पाया, सब्जी वाले के छिलके, उसके जो भी रहा होगा, बैगन गाजर मूली वगैरह, गोभी वोभी, सब कुछ खा पी के उन्होंने काम खत्म कर दिया। आगे इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। मतलब इधर तो ये सब चल ही रहा था, उधर दूसरे जो बच्चे और भी बचे हुए थे लापरवाह नहीं थे। लापरवाह मतलब जिसको किसी की परवाह हो, चिंता हो, उसे कहते हैं भाई उसे उसकी परवाह है। लेकिन जिस पर किसी की कोई चिंता ही ना हो, कोई फिक्र ही ना हो, उसे कहते हैं लापरवाह। कोई काम करने के प्रति ध्यान ना देने को लापरवाही कहा जाता है। ला उपसर्ग है, परवाह मूल शब्द है। किसी कार्य के प्रति आप तैयार ना रहना, ध्यान ना देने को लापरवाह कहा जाता है। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दुहने पर जुट गए। धुली बेधुली, देखिए यहाँ पर धुली हुई और बेधुली मतलब जो बर्तन थे, बाल्टी, होता ना कि सामान्य सी बात है, आप खाना निकालने जाते हैं तो प्लेट को धुल लेते हैं, पानी पीना तो गिलास को धुल लेते हैं, है ना। वैसे ही दूध निकालने से पहले क्या होता है कि बाल्टी को अच्छी तरह धुली जाती है। लेकिन बच्चों को इनसे क्या मतलब? धुली बेधुली, जो धुली थी उसको भी, जो बेधुली मतलब जो धुली ही नहीं थी उसको भी ले करके बच्चे टूट पड़े। धुली बेधुली में द्वंद्व समास होगा, धुली और बेधुली।
लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। पिल पड़ना मतलब अचानक से टूट पड़ना। अब 8 हाथ मतलब क्या हो गया, कितने बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे। एक बच्चे के 2 हाथ होते हैं, 8 हाथ यहाँ पर है तो 4 बच्चे कहाँ टूट पड़े, थनों पर पिल पड़े। अब आपको पता है कि जैसे भैंस के दूध निकालना हो या गाय को दूध निकालना तो उसके 4 थन होते हैं और 8 बच्चे टूट पड़े। भैंस एकदम से जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। भाई सामान्य सी बात है कि अगर भैंस का दूध निकालना होता है तो घर का एक व्यक्ति एक सदस्य जाता है, लेकिन यहाँ पर तो 4 महोदय लोग जुटे हुए हैं, तो फिर तो होना ही था। भैंस बेचारी समझी कुछ तो गड़बड़ है। अब तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी, यहाँ भी द्वंद्व समास है। अगाड़ी मतलब अगले पैर और पिछाड़ी मतलब पिछले पैर। सामान्य रूप में अगर कोई जानवर या गाय या भैंस है, सॉरी बैल को हमने बोल दिया, अगर गाय या भैंस है उससे दूध निकालना है और वह कहीं ना कहीं अगर सामान्य रूप में खड़ी नहीं होती तो जो घर का सदस्य होता है क्या करते हैं, उसके पिछले पैरों को बांध दिया जाता है जिससे वो पैर ना उठाए और दूध गिरने से बच जाए। लेकिन यहाँ पर बच्चों को इस बात का पता ही नहीं था। उन्होंने उसके चारों पैर बांध दिए, दोनों आगे के दोनों पिछले पैर। फिर क्या हुआ, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बच्चों ने सोची, बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए। अब आप देखोगे कि भैंस का पैर, ये देखिए 4 थन इसके दिख रहे हैं ना, स्तन में 4 थन है ना। वैसे सामान्य रूप में इस पूरे स्तन को ही थन कहा जाता है। तो अब बच्चे इतने टूट पड़े। अब भैंस को देखो उन्होंने क्या किया, उस झूले की रस्सी से उतारा और उसको वहीं पर बांध दिया। बांधा कहाँ पर, देखिए कहाँ बांधा, पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। चारपाई मतलब जिसमें 4 पाए हों, जिसमें 4 पाँव हों, उसे कहते हैं चारपाई या चौपाया। हम लोग हमारे 2 पैर है तो हम लोग 2 पाया है, दुपाया है, आप जैसे समझिए। तो 4 चौपाया जानवरों को कहा जाता है। तो बांध दिया। अगले 2 पैरों को बांधने के लिए भी वो बच्चे कोशिश ही कर रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई। चौकन्नी मतलब एकदम से सावधान हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब 4 पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। अब चाचा जी को क्या पता, उनको लगा कि भाई सपने देख रहे हैं। भैंस जब भागी तो सारी 4 पाई समेत उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब उनको लगा कि तो लगता है आंधी और तूफान आ गया, और उसके साथ साथ भूचाल भी आए। भू मतलब पृथ्वी, चाल मतलब चलना, पृथ्वी को का चल जाना मतलब भूकंप आना, अर्थक्वेक जिसे आप बोलते हैं। तो उनको लगा कि लगता है कि तो भूकंप भी आया, भूचाल भी आया और आंधी तूफान भी आया। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। और वह जब उन्हें बात की हकीकत पता चली तो वो क्या हुआ, दोनों पटियां, आपने देखा होगा चारपाई की 2 पार्ट होती है ना, उसे पकड़ करके बच्चों को जो जिसने भी छोड़ा था उनको बुरा भला, द्वंद्व समास यहाँ भी है, दोनों पद प्रधान है, बुरा और भला, यहाँ पर भी द्वंद्व समास हुआ। तब वो चाचा जी की चारपाई जब लेके भैंस भागी तो पहले तो उन्हें लगा कि हम सपने में खो रहे हैं, लेकिन जब ड्रम से टकराई भैंस तो उससे क्या हुआ कि पानी उनके ऊपर गया होगा तो उनकी नींद टूटी होगी। तब उन्हें पता लगा, ओहो ये तो लगता है कि भूकंप आया हुआ है, आंधी तूफान आया हुआ है। लेकिन कुछ देर के बाद उन्हें हकीकत का पता लग गया और तब उन्होंने उन लोगों को गाली देना शुरू किया जिन्होंने इन बच्चों को छोड़ा हुआ था। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागे जा रहे थे और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। बच्चों को समझ में आया, ओहो ये तो गलत हुआ, भैंस तो भागी जा रही है, हम लोगों ने गलती कर दी, इसके बछड़े को तो बांध ही रखा है, उसको पहले छोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, बछड़े को भी उसी समय, तत् मतलब उसी काल मतलब समय, उसी समय उसको छोड़ दिया। तीर निशाने पर बैठा। तीर निशाने पर बैठना क्या होता है, मुहावरा होता है, इसका मतलब होता है सही कार्य का हो जाना। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया।
3/4 आपको भी पता है कि थोड़े से समय में घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सी मनाती तरकारी वाली के आंसू पूछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। अब देखिए इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद अम्मा ने कहा अब तो हम चले भाई आगरा। आगरा उनका मायका होगा। वैसे आगरा बहुत बड़ा पागल खाना भी है, तो पागल खाने तो नहीं जाएंगे, वो सीधी सी बात है वहाँ पर वो जा रही है अपने मायके। अब अम्मा ने धमकी दी, या तो बच्चा राज ही कायम कर लो, मतलब बच्चों का राज कायम कर लो, मतलब या तो बच्चों का ही काम करा लो, बच्चों का ही जो कहें वही कर लो, या मुझे ही रख लो। अम्मा ने अब्बा जान को धमकी दी, या तो बच्चा राज कायम कर लो था मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। बच्चे कहते लो, जैसे अब्बा जान ने कोर्ट मार्शल करना मतलब क्या होता है, उसे सैनिक को जब सैनिक की किसी गलती का जब सज़ा मिलता है तो उसके लिए कोर्ट बैठाई जाती है, उसे कहे जाते हैं कोर्ट मार्शल। यह विशेष रूप में प्रयोग होता है। ऐसे तो कोर्ट आपको भी पता है, सिविल कोर्ट जो होते हैं, लेकिन किसी सैनिक के ऊपर अगर इस तरह की कोई होती है उसे कोर्ट मार्शल आप लोग जानते हैं। अब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चे भी अपने उसमें आगे कि बस बहुत हुआ, ये लोगों को तो किसी करवट शांत नहीं, मतलब किसी भी प्रकार से रुकते ही नहीं है, हमारी कोई बात मानते ही नहीं है। इस तरह से प्यारे बच्चों, कामचोर नामक यह पाठ आप लोगों ने देखा और सुना। आशा है आप लोगों को पूरे पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित मूलभूत बातों को आपने भी देखा और सुना कि यह पूरा पाठ कहीं ना कहीं बताता है कि घर में अधिक संतान होना कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमें उतनी ही संतान घर में होनी चाहिए हमारे घरों में जिस पर हमारा नियंत्रण हो। और दूसरा यह है कि अनुशासन की कमी बच्चों में, नासमझ होना। बच्चे शुरू से काम करने की आदत नहीं डाले थे, इसलिए उन्हें किसी भी काम करने का सलीका नहीं पता था, तरीका नहीं आता था, इसलिए सारे के सारे काम उनके उल्टे पुल्टे हुए। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी अपने बचपन से ही काम करने का एक आदत डालनी चाहिए। आपके माता पिताजी आपको जिस कार्य को सौंपे उसे आप हर्ष के साथ उसे करने के लिए तैयार रहिए, जिससे कभी अकस्मात अगर वो घर पर ना भी मौजूद हो तो आप उस कार्य को संपन्न कर सकें। आपकी अवस्था इस प्रकार की है कि आप अपने लिए भोजन पका सकें जिससे आपका वो हो। तो अगर कभी माता या पिताजी आपको कोई कार्य सौंपते हैं तो उसमें आप खुशी खुशी शामिल होइए। उस कार्य को करने की विधा आपको पता हो जाएगी और विपत्ति काल में या कठिन समय में वह आपका कहीं न कहीं मदद करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पूरा यह पाठ कामचोर नामक पाठ का। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को देख लेते हैं। कहानी मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है, तो आपको पता ही है कि मोटे मोटे किस काम के हैं या बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि बच्चे काम खुद से नहीं करते। बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई है, तो आपको भी पता है कि घर में लोटे, तसले, कटोरी, भेड़े सब कुछ एक जगह पर बिखर सा गया। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों का कोर्ट मार्शल हो गया और बच्चे फिर अपने उसी पुराने रूप में आ गए कि बस अब हिल करके पानी नहीं पीना। कामचोर कहानी क्या संदेश देती, इसको हमने चलते चलते बता ही दिया। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे? यह तो आप भी बता सकते हैं कि उचित निर्णय तो नहीं था, क्योंकि अगर वो शुरू से हिल करके पानी पीते तो इतना बड़ा बवंडर, इतना बड़ा कांड घर का ना होता, है ना। कहानी से आगे इसमें कुछ खास आपके लिए है नहीं, अनुमान और कल्पना है तो आपको ही पता है। इसमें भी हमें कुछ ऐसे लग रहे हैं जो आपके बताने के लायक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाषा की बात। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं। बेतुका, जिसमें कोई तुक ना हो। जैसे मान लीजिए आपके घर पर माता जी ने आपको कोई काम सौंपा और आपने कहा मेरा सिर दर्द कर रहा है,
तो उस कार्य को ना करने का आपका यह जो है ये बेतुका बात है। बेईमान जिसका ईमान अच्छा ना हो, बेघर जिसके घर ना हो, बेचैन जिसमें चैन ना हो, बेहोश जिसे होश ना हो आदि। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। अब आप इसमें बना सकते हैं प्र उपसर्ग से, आ उपसर्ग से, भर उपसर्ग से, बद उपसर्ग से। शब्दार्थ आपको पता है, हमने पाठ के बीच बीच में आप लोगों को शब्दार्थ बता दिए थे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हम लोगों ने कामचोर नामक पाठ का अध्ययन किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेरों शुभकामनाएं।